आपने जनताओं को जाहिल कहा, ये आपकी ओछी हरकतें हैं, इससे हमारी पार्टी की छवि गिरेगी। सीमांचल में आज अवैसी साहब का जो लहर है, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चर्चाएं हैं, ये चरम पर है। अवैसी साहब पीटी में है या अवैसी साहब हक की लड़ाई लड़, अब पीटी हम नहीं बोल रहे हैं। सीओ को जाना चाहिए मालिक के यहाँ की, मालिक जाएगा सीओ के। कैसे भ्रष्टाचार? आप मालिक जब तक ठीक से नहीं चुनिएगा, उन दोनों सुरजापुरी और सिरसावादी भाइयों को बांटकर वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है। हम जनता को गाली देने का हमको हक किसने दिया? आप हमें गठबंधन में शामिल कर, लेकिन उन्होंने हमारी बात को, हमारी पार्टी की बात को अभी तक तवज्जो नहीं दी है। वोट के लिए मुसलमान कहते हैं, MOI समीकरण बोलते हैं, अब मुसलमान को आप साथ में लेना नहीं चाहते। पिछले कुछ दिनों में, विगत दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पर घुसपैठी नहीं है। हम लोग कयामत तक, मरते दम तक शरीयत के खिलाफ जब भी कोई बात आएगी हम चुप नहीं। आज हम ठाकुरगंज विधानसभा में हैं। आज हमारे बीच मेहमान खुसूसी जो मौजूद है वो ठाकुरगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इस बार के भावी प्रत्याशी MIM के MLA प्रत्याशी के रूप में नजर भी आने वाले हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। सर, अभी ठाकुरगंज में MIM की लहर बहुत ही तेजी गति से देखने को मिल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या फिर व्यक्तिगत मामला में हो। लोगों से जो बातचीत हो रही है उससे पता ये चल रहा है कि MIM का जो क्रेज है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इस विषय में आपका इलेक्शन के लिए आने वाला जो विधानसभा है 2025, उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है? मैं आपको ये जानकारी दे दूं, पूरे सीमांचल में आज अवैसी साहब का जो लहर है, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चर्चाएं हैं, ये चरम पर है। पिछले दिनों जब आपने 5 सीट जीता था, उनसे कई गुना हम अभी हमारे सीमांचल में हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लहर है। इंशाअल्लाह हम लोग कई सालों से, लगभग 2 साल से इस विधानसभा में और सीमांचल में हम लोग मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। हमारे कई लोग इस मजलिस के साथ जुड़कर हर विधानसभा में काम कर रहे हैं और अवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करने के लिए, बैरिस्टर अख्तरुल ईमान साहब के बाजुओं को मजबूत करने के लिए हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसका फल देखने को मिलेगा। सीमांचल में आपकी पार्टी पूरी सीमांचल में इलेक्शन लड़ेगी या फिर सीमांचल से बाहर भी आप लड़ने का प्लान है? आपको एक अहम बात बता दूं कि हम लोग, हमारी पार्टी ने एक अर्जी दी थी महागठबंधन को कि आप हमें गठबंधन में शामिल कर, लेकिन उन्होंने हमारी बात को, हमारी पार्टी की बात को अभी तक तवज्जो नहीं दी है। हालांकि अभी वक्त है, अभी भी वो सुधर जाए, संभल जाए। मुसलमान की क़यादत को आप अपने साथ ले लें। आप वोट के लिए मुसलमान कहते हैं, MOI समीकरण बोलते हैं, अब मुसलमान को आप साथ में लेना नहीं चाहते। ये दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। आप जाते होंगे कहीं पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आपको कम से कम 100 में 10 आदमी बोलता होगा कि हमारी पार्टी या हमारे मुसलमान की पार्टी को वो बोलते हैं कि मुसलमान की पार्टी है और मुसलमान की वोट की उसको जरूरत है। आप उनको इसमें शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। इसकी चर्चाएं देखने को मिलता होगा। हम लोग कोशिश आज भी कर रहे हैं कि हमको गठबंधन में ले ले, नहीं तो हम लोग 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है हमें गठबंधन में ले लेना। हम लोग चाहते हैं जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे कौम पर जो ढा रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं। हमारा मतलब जो महागठबंधन का वोट है उसमें बिरखाव नहीं हो, फासिस्ट ताकत ना आए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। वरना हम कमजोर नहीं है, हमारी तैयारी पुरजोर है। आप देख रहे भी होंगे सीमांचल में हर एक सीट पर हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और लड़ने की तैयारी है हमारी। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम कहते हैं कि पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल करने के लिए सोचे और हम चाहते हैं फासिस्ट ताकत है अब नहीं रहे, वो उसकी सरकार नहीं आए, बीजेपी सरकार बिहार में ना बने, इसकी हम कोशिश करते। पिछले कुछ दिनों में, विगत दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गोपाल अग्रवाल जी बोले थे कि शेरशाहबादी जो है ये बांग्लादेशी है और शेरशाहबादी के कौम को कहीं ना कहीं टारगेट किए थे वो। जाहिर सी बात है, और बीजेपी के अंदर में, RSS के अंदर में जितनी गाली मुसलमान को दिया जाएगा उस पार्टी में उतनी तरजीह दी जाएगी। हमें लगता है कि बीजेपी या NDA गठबंधन गोपाल कुमार को प्रत्याशी बनाएगा, इसलिए वो मुसलमानों को गाली देते हैं। मैंने कई बार इस मुद्दे को उसने जब भी उठाया है, मैंने मजबूती से जवाब दिया है कि यहाँ पर घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो आपने किसको लिखा? सिर्फ बाइट देने का मतलब क्या? आप मुस्लिम हिंदू को लड़ाकर, यहाँ के भोले भाले लोगों को बढ़ाकर आप अपनी जीत चाहते हैं। ये अब यहाँ की जनता जान चुकी है कि आप पिछले दिनों जिस तरह से जीत कर, कभी एक बार आप विधायक बने भी थे, आपकी कारकर्दगी लोग जानता है, उससे लोग बखूबी वाकिफ है।
अब हम लोग बटने वाले नहीं। असल मकसद है उनका, हम दोनों सुरजापुरी और शीर्षावादी भाइयों को बांटकर वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है। इसकी साजिश की है, इस कड़ी में वो साजिश करता जा रहा है। कुछ अपने लोगों से भी अनगरल सुरजापुरी भाइयों से भी कुछ बातें वो निकलवा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं इसकी साजिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पार्टी के लोग भी अभी कुछ 1-2 दिन पहले एक सभा हुई थी, उसमें कुछ हमारे शीर्षावादी आपके जो पार्टी के जो अतर जावेद साहब हैं, उन्होंने एक फिर बयान उनका वायरल हुआ है। वो भाषण में स्पीच के दौरान उन्होंने ये बोल दिया कि शेरशाहबादी जो कौम है उसमें कुछ जाहिल लोग हैं जो मतलब जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में सर एक बात बताइए, एक कौम को बार बार टारगेट करना कहाँ तक सही है, जबकि 48,000 उनकी पॉपुलेशन है, ठाकुरगंज और दिगल मिला करके 48,000। देखिए, आबादी 1,000 हो या 10,000 हो, मैं इस पर बात नहीं करता हूँ। हम जनता की मदद के लिए आए हैं, जनता हमारे सर्वोपरि है। हम जनता को गाली देने का हमको हक किसने दिया? बिल्कुल नहीं। चाहे वो 2% के आदमी हो, उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। 2% के कोई अगर किसी जाति के लोग कुछ भी परसेंट में है, उनको भी हक है इलेक्शन लड़ने का। और हमारे पार्टी के लोग, कुछ लोग अनगढ़ बातें बोली है उस दिन, इससे पार्टी की छवि धूलमिल होगा। ऐसे बातों से हमें बाज आना चाहिए। सुरजापुरी हो, शीर्षावादी हो, चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का हक है। फैसला करेगी जनता। आपने जनताओं को जाहिल कहा। आपको टिकट मिलता है, आप एमएलए बनते हैं, मुख्य रूप से आपके 2 मेन काम क्या होंगे ठाकुर? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं शुरू दिन से करता हूँ, आम जनताओं को भी करता हूँ। हमारे सुरजापुरी जो भाई है यहाँ पर बसे हुए, आज तक किसी भी एमपी एमएलए को सिर्फ रोड और पुल के अलावा उससे कुछ नहीं मांगा है। मैं जागरूक कर रहा हूँ ताकि लोगों कि आप रोड पुल मांगना छोड़ दीजिए। 250 की आबादी में रोड बनना है, जहाँ पुल टूटा हुआ है पुल बनना है। इसमें एमएलए एमपी की कोई मतलब जरूरत नहीं है। समाज को चाहिए अच्छा समाज निर्माण कैसे हो, उसकी सोच होनी चाहिए। अच्छा समाज निर्माण तब होगा जब यहाँ हमारे स्कूल खुल जाएंगे, डिग्री कॉलेजेस खुल जाएंगे, हमारे बिरादरी के लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, तब जाके हमारा भला हो सकता है। वरना रोड बनना सरकार ने अपने आप पर एक है जो इस बार सफल नहीं होने जा रहा। मोदी जी पिछली दफा गया में आए, गया का नाम गया जी हो गया, और उसके बाद हमारे राहुल गांधी की यात्रा लेकर के यहाँ आए। आपके हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, सीमांचल का दौरा उनका कब होगा? देखिए, बहुत जल्द आपको नजर आएगा। कोई यात्रा का प्लानिंग चल रहा है कि सभा होगा? नहीं, उसका फैसला 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ में मतलब सोशल मीडिया में आ जाएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब किस रूप से उत्तरांचल में ही आएंगे। सीमांचल में रुक जाते हैं, आते हैं, तब भी आते हैं, हफ्ता 10 दिन रुकते हैं, हर लोगों के पास जाते हैं, सभाएं होती है उनकी। लेकिन अभी इलेक्शन माहौल है, स्ट्रेटेजी बनेगी कि क्या करना है, तो बहुत जल्द नजर आने वाला है। और राहुल गांधी का जो यात्रा था, अच्छे काम का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। हम लोग ही नहीं, किसी पार्टी ने इस बात को नहीं उठाया। वोट चोरी या एसआईआर का मामला सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पहले उठाया है। हम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बात को रखा है, उसका नतीजा भी मिला हम कि आए दिन हर दिन एसआईआर में जब तक चला कुछ ना कुछ ढीला होते गया। आज हम लोग हमारी पार्टी कोर्ट भी गई थी, कोर्ट ने आदेश भी कर दिया कि उसमें 11वां जो दस्तावेज हो वो आधार कार्ड भी लिया जाए। ये हम लोग की जीत है, हमारी पार्टी की जीत है। ठीक है, राहुल गांधी यात्रा निकाले थे, वो अच्छे काम का हम लोग भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जिस बात को पहले उठाती है तब हमारे साथ कुछ लोग आते हैं, और हर बात में नहीं आते। हर बात पर, चाहे वो राजद हो कांग्रेस हो, हमारी हर बात पर नहीं आते। हमारे जब शरीयत की बात आएगी उस समय वो चुप रहे। 3 तलाक की बात आएगी, मौलाना असरारुल हक साहब को बोलने नहीं दिया जाए। लेकिन हमारी पार्टी ने बेबाकी से जब भी हमारी शरीयत पर कोई खतरा मंडराता है, पहला वो आदमी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखते हैं। हम लोग कयामत तक, मरते दम तक शरीयत के खिलाफ जब भी कोई बात आएगी हम चुप नहीं बैठे। पिछले कुछ महीने पहले पहलगाम में हमला, जिसके लिए अवैसी साहब ने काफी आवाज उठाई और उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि सरकार को सीज फायर नहीं कर। यहीं से शुरू होती है अवैसी साहब पीटी में है या अवैसी साहब हक की लड़ाई लड़। अब पीटी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, अब वो लोग बोल रहे हैं कि अवैसी साहब देशभक्त हैं। आप डेलीगेशन की पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये लोहा माना कि अवैसी साहब
पक्के देशभक्त हैं। अगर अवैसी साहब को देशभक्त नहीं मानते तो डेलीगेशन जो भारत सरकार के द्वारा विदेश गया था तो अवैसी साहब को मेंबर बना के नहीं भेजते? निश्चित रूप से उनके यहाँ बहुत सारे लोग थे जी, लेकिन भेजा गया अवैसी साहब को। अवैसी साहब की देशभक्ति पर कहीं संदेह नहीं है और उसका पुख्ता करता है अभी जो पहलगाम जो मामला हुआ उसमें अवैसी साहब ने बढ़ चढ़कर निंदा की पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जो कुछ ये किया हमारे देश के साथ वो गलत है, उसको हम कभी श्रेय नहीं देते हैं। हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान हमारा आन और मान है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से बढ़ चढ़कर उस मामले को उठाया और मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन चाहेगा पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है ही नहीं। हम जब चाहेंगे हिंदुस्तान नक्शे से हटा देंगे। हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगा पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। हमारा दुश्मन चाइना है। चाइना ने कई सैकड़ों किलोमीटर जमीन हमारा हड़प किया है। इस पर बात मोदी सरकार नहीं बात करेगा। बांग्लादेश का बात करेगा, पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारे सामने टिक नहीं सकता है। हम जिस दिन चाहेंगे हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगी पाकिस्तान मिट जाएगा, नक्शे में नहीं रहेगा पाकिस्तान। और यही बात अवैसी साहब ने कहलवाने की कोशिश की और लोगों ने जाना भी। हमारी पार्टी हम सबके लिए हैं, देशभक्त हैं। जब देश पर कभी भी कोई मरल आएगा तो समझते सबसे पहले आगे हमारी पार्टी। भ्रष्टाचार कई तरीके से हो रहा है। पब्लिक जो है, आम पब्लिक है, जो मतलब गरीब तबके पब्लिक है, जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे कि हसन साहब कहाँ मिलेंगे। जैसे हम आए अभी आपके पास तो हमें मोटा मोटी 10 से 15 किलोमीटर यहाँ पे आना पड़ा। मैं आपको ये रास्ता जो हम देख रहे हैं विधायक जी के घर से जो रास्ता है काफी खराब है। अभी सामने मुझे प्रधानमंत्री रोड मिला। मैं आपको ये पहले बता दूं कि आप भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। देखिए मैं क्या कह रहा था कि हर चीज का एक रहनुमा होता है, गार्जियन होता है। आप देखा होगा जिस घर में गार्जियन नहीं है वो घर टूट जाता है। बाप है तो उनको गार्जियन होना चाहिए, भाई है तो बड़ा भाई को गार्जियन होना चाहिए, या किसी एक आदमी को गार्जियन नहीं होगा तो वो घर टूट जाएगा। उसी तरह गाँव में अगर आपका कोई रहनुमा नहीं है वो गाँव कर जाएगा। हम आपके कौम का अगर कोई क़यादत करने वाला, क़यादत का कोई रहनुमा नहीं होगा, आपका कौम बिगड़ जाएगा। आप देखे होंगे विधायक रहनुमा होता है, गार्जियन होता है ब्लॉक का। जब सीओ वीडियो नया आता है, सीओ वीडियो उनका नौकर हुआ पर जनताओं का नौकर हुआ और जनताओं का मालिक कौन हुआ? रहनुमा। अब वो रहनुमा ही सीओ को गुलदस्ता पेश करने जाए न पदस्थापित सीओ का, तो आप क्या सोच सकते हैं? सीओ को जाना चाहिए मालिक के यहाँ कि मालिक जाएगा सीओ के? कैसे भ्रष्टाचार? आप मालिक जब तक ठीक से नहीं चुनिएगा आपकी भला नहीं होगा। निश्चित रूप से कई दशकों से हमारे यहाँ ऐसे लोग जीत के आते हैं जो अपने आप को समझ नहीं पाए हैं कि हम विधायक हैं, हम मालिक हैं या सीओ वीडियो मालिक। नया वीडियो आता है उनको डर होना चाहिए कि मेरा रहनुमा है। जो पब्लिक को थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो उन तक आवाज जाएगी तो हमें बख्शेगा नहीं। ये भय आज तक किसी ने पैदा नहीं किया है। जिसने भी विधायक एमएलए बन के आया है सीओ से रात में एडजस्ट करके, वीडियो से रात में एडजस्ट करके अपने पीसी की बात कर ली है और जनता तरस रही है, मछली की तरह तरफ रहा है। अंचल में जाइएगा लगता है कि पब्लिक महीनों पर डे जाता है और तरफ के घर वापस आता है, उनकी बात कोई सुनने वाली नहीं। जब तक आप सही प्रतिनिधि चुनिएगा नहीं तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। मौजूदा जो विधायक मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ ये अनुकंपा वाले हैं। अनुकंपा पर एक बार नौकरी दे दी जाती है, दोबारा सोचने की बात है। आप रहनुमा बना रहे हैं ना कि आप किसी पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पहले हमको यहाँ जरूरत है कि हमारा रहनुमा कैसा होगा। आपने देखा होगा कि एक एमएलए है अभी बचा हुआ अब्दुल ईमान साहब अमोर में, पूरा विधानसभा में आपके क़यादत वाले विभिन्न पार्टी में लोग हैं और विधायक कहीं नजर नहीं आता होगा, लेकिन एक आदमी नजर आता होगा अब्दुल ईमान जो गरजता है। एक आदमी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो सीने में चढ़ के बोलता है पार्लियामेंट। कौन आपका हक की बात? जब तक आप अपने वोट के अधिकार को ठीक से नहीं पहचानिएगा तब तक हमारे यहाँ भ्रष्टाचार। बिहार सरकार के द्वारा या इलेक्शन जो नजदीक आ रहा है, बिहार सरकार लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है। 400 वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 1100 रुपए किया गया। ये विगत 3 साल पहले भी हो सकता था। हर विभाग के सैलरी को इंक्रीजमेंट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। एक तबका ऐसा भी है जो हम लोगों के समाज से, हम लोगों के दिमाग में और हम लोगों के मस्तिष्क में वो विभाग हम लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, आउटसोर्सिंग स्टाफ है।
जो ब्लॉक में जो हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर में बैठे हैं वो लोग आउटसोर्सिंग स्टाफ है। बहुत तरह से ज्यादती हो रही है। सैलरी उनको सरकार की तरफ से अगर 20,000 मिलता है, सरकार के पास उनका बिल बनता है, कंपनी के पैरोल पे बहाली है उनका, कोई बेल्ट्रॉन से है, कोई उर्मिला से है, दीगर कंपनियों से है, तो उनको काट के 10,000 रुपये ही दिया जा रहा है। अभी धरना प्रदर्शन भी गर्दनी बाग में हुआ था उनका, लेकिन बहुत 9,000 लोगों को निकाल दिया गया। ये सरकार का एटीट्यूड, घमंड है या हम लोगों का बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग करता है ये सरकार अब अच्छी नहीं रही। नीतीश बाबू की हालत भी अच्छी नहीं है। अब वो थक गए हैं। आप देखते होंगे जाए बजाय वीडियो उनका जो रिलीज होता है, वो अब थक चुके हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। आप देखे होंगे बीते जमाने में जब पंचायत में सरकार भवन बनता था, वो 1 करोड़ का एस्टिमेट था। उसी को पंचायत से हटा के किसी विभाग को दे दिया जाता है, वो 3 करोड़ हो जाता है। ये क्या मामला है? कहीं ना कहीं ये सरकार सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। कहीं से किसी को रिलीज नहीं मिलने जा रहा है। ये हवा बना दिया है। अभी लोग परेशान है। कौन 10,000 रुपया का अनाउंस कर दिया है, दलाल ठग रहा है। जब आप 10,000 रुपया दीजिएगा तो उनके अकाउंट को ठीक करने की क्या बात? आप अपने अधिकारियों को बोलिए कि ये क्यों हंगामा हो रहा है। अकाउंट खुल गया, डाटा ना पड़ेगी तो फिर से मिलेंगे इनके पास। चलिए, जय हिंद जय। चलिए, ये थे हमारे मेहमान जनाब हसनैन साहब, जो इस बार के भावी प्रत्याशी है, अब AMM के प्रत्याशी है। मजबूती रूप से अपना ठाकुरगंज विधानसभा में जोर शोर से तैयारी। इनकी जो रफ्तार है और ये राजनीतिक दल में बहुत दिनों से है, तो प्रमुख भी रह चुके हैं, अभी मुखिया प्रतिनिधि भी है। तो इनके साथ अभी हम लोग यही तक मुद्दा को खत्म करते हैं। फिर आगे इनकी जो सभाएं चलेगी, आगे जो इनके साथ वार्तालाप करने की बात पड़ेगी, तो फिर से मिलेंगे इनके पास। चलिए, जय हिंद जय।